और काम कर सके। The force can change the direction of motion without changing the speed. That is the circular motion. तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर्कुलर मोशन करवा सकती है। बेसिकली हर फोर्स सर्कुलर मोशन करवा सकती है। हमारे पास इस दुनिया के अंदर कोई भी फोर्स सर्कुलर मोशन करवा सकती है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है, सपोज नाउ दिस इज दिस सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी हमारे पास सर्कुलर मोशन में जा रही है तो ये कर्व को आपके पास ट्रेवल कर रही है, तो कोई ऐसी फोर्स होगी जो इस मास के ऊपर काम कर रही होगी, जो हमारे पास इस मास के ऊपर काम कर रही है, और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और ये लगातार सेंटर ऑफ दिस सर्कल की तरफ को काम करती है। देखिए कोई भी फोर्स सर्कुलर मोशन करवा सकती है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी फोर्स, फ्रिक्शन भी, नॉर्मल रिएक्शन भी, mg भी, कोई भी फोर्स सर्कुलर मोशन करवा सकती है, लेकिन वो फोर्स एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड एक्ट पर आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगनी चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा काम हो जाता है तो सर्कुलर मोशन हो जाता है। मैं +2 से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? +1 से। +1 में ये कहा जाता है बच्चे कि सर्कुलर मोशन हो गई, पर सर्कुलर मोशन होने के लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे, और जब आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हो आपको फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और बच्चे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये फोर्स, जो भी फोर्स है, इस फोर्स को हम mv²/r के बराबर करते हैं। ये फोर्स mv²/r नहीं है, ये फोर्स mv²/r के बराबर की जाती है। अब देखो सोचने में फर्क है। कई बच्चे इस फोर्स को क्या बोल देते हैं? mv²/r। गलत नहीं बोल रहे हैं, पर ये फोर्स mv²/r के बराबर होती है, ना कि ये mv²/r होती है। दोनों में फर्क है। जैसे हर फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है या ना? अगर मैं आपको बोलूं हर फोर्स को क्या मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि फोर्स की बेसिक डेफिनेशन यही तो होती है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की जगह कौन ले लेता है? आपके एक्सेलरेशन की जगह कौन ले लेता है? तो आंसर है v²/r। और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या पड़ जाता है काके? इस एक्सेलरेशन का नाम क्या पड़ जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जहां पर r मेरे पास रेडियस है, जहां पर r मेरे पास इस सर्कल का रेडियस है। ये तो हुआ आपके पास इंट्रोडक्शन। अब शुरू होता है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक नेगेटिव चार्ज लगातार बच्चे हमारे पास क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब सोचो ना बच्चे, कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स होगी जो इसको आगे जाकर पीछे मूव, है ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो मेरे पास एक जगह पे पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है काके, और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज जाना तो यहाँ पर चाहता है, ये चार्ज यहाँ पर तो जाना चाहता है, पर कोई ना कोई फोर्स है जो कि इसके मोशन की क्या चेंज कर रही है? डायरेक्शन। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। हमारे पास इसकी वेलोसिटी v मीटर/सेकंड है। ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास प्लस q का, ये नेगेटिव चार्ज है मेरे पास माइनस ऑफ q0 का। इसका मास मेरे पास m kg है और मेरे पास इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो मेरे पास किसके बराबर है? r के बराबर। अब कोई ना कोई फोर्स तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग रही है जो कि इसके मोशन की क्या चेंज कर रही है? बच्चे बताओ, शाबाश। डायरेक्शन। कोई ना कोई फोर्स। तो मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स है जो कि आपके मोशन की डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री, और मेरे पास अब यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? वी कैन नाउ राइट डाउन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स
इज आपके पास यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज आपके पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चे, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या बन जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने क्या बोला, आप हर फोर्स को किसके बराबर कर दोगे, आप हर फोर्स को किसके बराबर कर दोगे, mv²/r। लेकिन तब जब बच्चे ये सर्कुलर मोशन है और ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो ये फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/4πε0। मेरे पास ये चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू नॉट, तो क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। सामने क्या आ जाएगा बताओ शाबाश, mv² डिवाइडेड बाय आर। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, mv² डिवाइडेड बाई आर। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे पास यहाँ पर ये r से ये आपके पास r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, और मेरे पास यहाँ पर v² किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, मेरे पास कितना आ जाएगा 4πε0 m, और यहाँ पर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा। So what is the velocity of the charge particle? बोलो शाबाश। What is the velocity of the charge particle? What is the velocity of the charge particle? तो velocity of charge particle किसके बराबर है, v is equal to under root of, मेरे पास ऊपर क्या चीज आ गई, q into q नॉट, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 4πε0 m into। कोई डाउट बच्चे इसमें से, कोई डाउट बच्चे इसमें से, नो सर। किसी किस्म का डाउट, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। प्रीवियस पेज करना है, क्या बच्चे, बोलो बोलो शाबाश बोलो। प्रीवियस पेज करना, नोट करना। हाँ अच्छा, मैं स्क्रीन अभी नहीं हटाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द वन रोटेशन, तो टाइम पीरियड फॉर वन रोटेशन, यहाँ पर इसको एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हमारे पास एक रोटेशन का मतलब आपके पास कितना डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो शाबाश। तो एक रोटेशन का मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2πr। 2πr। नीचे वेलोसिटी v आ जाएगी। अब बताओ कि टाइम किसके बराबर आ गया, 2π। अब बताओ कि r तो r आ जाएगा, काके वेलोसिटी किसके बराबर है, अरे बोलो शाबाश। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा 4πε0 m इंटू r। तो 4πε0 m इंटू r, तो 4πε0 m इंटू r। तो मेरे पास यहाँ पे टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 2πr। अब बताओ कि ऊपर क्या चला जाएगा, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 4πε0 mr। नीचे बताओ मेरे पास क्या रह जाएगा, शाबाश बोलो, q इंटू क्यू। अब बताओ कि लास्ट में एक काम और भी कर सकता हूँ, बताओ शाबाश, मैं 2πr को स्क्वायर करके अंदर लेके जा सकता हूँ। अगर मैं इस 2πr का स्क्वायर अंदर करके लेके जा सकता हूँ, तो जल्दी बता दो कि मेरा टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी बोलो। सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ जगजोत, आप नोट भी करते रहिए, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ को कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 2πr का स्क्वायर अगर अंदर चला जाए, ये सब कुछ स्क्वायर होके अंदर चला जाए, तो मेरे पास बताओ टाइम पीरियड किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ, तो 4πε0 mr। अगर कोई चीज स्क्वायर होती है तो रूट के बाहर आती है, और रूट के अंदर डालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4π² इंटू r स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा q इंटू क्यू। और मेरे पास अब बताओ कि फाइनल आंसर टाइम पीरियड कितने का आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 into 4 16 pi cube epsilon naught m into r cube, and this is divided by, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, q into q। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका क्या बन गया बच्चे, टाइम पीरियड बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास इसका क्या बन गया काके, हमारे पास टाइम पीरियड बन गया। जी बोलो शाबाश, क्लियर है बच्चे वाली चीज, क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया आपने इसको, बहुत अच्छा Yes, क्वेश्चन। देखो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सोच समझ के करवा,
ये बात ध्यान रखना, मैं रैंडमली कुछ नहीं करवा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले चार्ज को स्टेबल किया, हाइट पे लेके गया, उसके बाद बच्चे हमने उसको लटका दिया आपके पास रस्सी से, और अब दोनों केसेस में जो चार्जेस थे बैलेंस में थे, अब चार्ज ने मोशन करना शुरू कर दिया। तो अब बताओ, हाँ 2 मिनट आकाश, 2 मिनट रुक जाए। अब बताओ कि बच्चे मैंने सर्कुलर मोशन ही क्यों लिया, बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पर आर डिस्टेंस फिक्स रहेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या रहेगी बच्चे, फिक्स रहेगी, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। इस वजह से बहुत सोच समझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया। जी आकाश बोलो बच्चे। सर ये जो अपने रिजल्ट्स निकाले हैं ये सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाएंगे ना? या डेफिनेटली बच्चे, देखो हम क्या करते हैं, हम आकाश प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऐसा सिखाया जाता है या हमारे दिमाग में एक बात डाली जाती है कि +1 और +2 की फिजिक्स अलग है। तो एक बात बता, अगर यही चीज तेरे को कोई +1 में बता देता तो आज तू +2 कब का कर चुका होता, हाँ या ना? क्या चेंज हुआ बता, क्या चेंज हुआ, तू खुद बता। एक नई फोर्स ही तो आई है। जब हम +1 में तो थे तो क्या सर्कुलर मोशन में देख रहे थे, टेंशन या टेंशन का कंपोनेंट या नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन। वहां पर वो फोर्सेस सेंटर पे लगती हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वजह से हमको या तो स्पीड निकालने को मिलती है या टाइम। तो बात वही पर है बच्चे, कॉन्सेप्ट तो वही है कि सर्कुलर मोशन कब होता है, जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और ये सेंटर की तरफ को लगती है, सेंटर की तरफ। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास होती है mv²/r के बराबर। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, mv²r के बराबर हो जाती है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात? यस सर। कोई बच्चा जिसने डाउट पूछना, मेघा, मुदित, औशिन, किसी भी बच्चे ने कोई डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नो इश्यूज, क्योंकि ये +1 से रिलेटेड है। तो घबराहट भी हो सकती है कि सर ने ये रिजल्ट कैसे बना दिया। मैंने ये रिजल्ट बना दिया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर की तरफ को लग रही है, सर्कल के, इस वजह से योग किसके बराबर होगी, mv²/r के बराबर हो जाएगी। जी क्लियर है ये वाली चीज? अगर Yes, दो sir. नेगेटिव Yes, चार्ज आ sir. जाए तो? हाँ बोल बोल जगजोत, बोल बच्चे। अगर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाए कहाँ पे रखना चाहता है दूसरा नेगेटिव चार्ज? सर, वो उसके अराउंड घूमे पॉजिटिव चार्ज। एक देख, नेगेटिव वाला तो नहीं बन पाएगा काके, हाँ 2 आपके पास जो है ना सेम चार्जेस के बन सकते हैं, और वो बच्चे हम कभी टाइम आएगा तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तू थोड़ा सोच, क्योंकि अगर होगा भी तो बच्चे, अगर एक ही रेडियस है, अगर एक ही रेडियस है तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ अगर तू बोले सर मास डिफरेंट है तो उस पर फर्क पड़ सकता है, ठीक है। अगर तो ये देख लेना, अगर तो तेरा मास डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाएगा, चार्ज डिफरेंट है तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन तेरे लिए अगर सारे पैरामीटर सेम है, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, रेडियस भी सेम, तो वेलोसिटी भी सेम आएगी और टाइम पीरियड भी सेम आ जाएगा। ठीक है काके? यस सर। चलो अब देखें बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन को करना कैसे। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर से अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। हम फोर्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन निकल कर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये मेरे पास एक चार्ज है बच्चे, और ये चार्ज हमारे पास इस वक्त एक रफ सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। ये चार्ज है, ये हमारे पास यहाँ पर एक रफ सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, और मेरे पास यहाँ पर एक और चार्ज है बच्चे, ये हमारे पास एक और चार्ज है बच्चे, और ये चार्ज अभी फिक्स किया हुआ, यानी कि इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पर फिक्स कर दिया। ये फ्री टू मूव है, लेकिन इसके नीचे की जो ग्राउंड है बच्चे वो रफ, ये ग्राउंड है बच्चे जो हमारे पास रफ है। इसका मास मेरे पास यहाँ पर आपके लिए mkg है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो म्यू के बराबर है। यहाँ पर मेरे पास म्यू आपके लिए क्या बन जाता है, द म्यू इज द coefficient of the friction. The mu is the coefficient of the friction. The mu is the coefficient of the friction. ये mu coefficient of friction.
ध्यान से समझ। अब मेरे पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास L के बराबर है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास L के बराबर है। हमारे पास इसके ऊपर चार्ज है मेरे पास Q1 का, इस पे भी चार्ज मेरे पास है Q2 का। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से समझो टीचर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टीचर हमको यहाँ पर बोल रहे हैं द Q2 चार्ज इज अंडर इक्विलिब्रियम, द Q2 चार्ज इज अंडर इक्विलिब्रियम। जो Q2 चार्ज है वो हमारे पास किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर। द Q2 चार्ज इज अंडर द इक्विलिब्रियम। ये बच्चा हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर, जो Q2 चार्ज है वो हिल नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास है बच्चे। सो राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। बताओ ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। बताओ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? मैं बताऊं कैसे करेंगे, मैं समझाता हूं। ये करना बच्चा हमारे पास बहुत ही इजी, डेफिनेटली है। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर है? तो इसको बचाएगी कौन सी फोर्स? ये फोर्स तो इसको धक्का दे रही है, ये फोर्स इसको धक्का दे रही है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको धक्का दे रही है तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको रोके? तो आंसर है सर दी फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होती है? म्यू इनटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर। मेरी बात को आप समझ पाए? तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखो कितना इजी था। और हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या था बच्चे? ध्यान से समझो। मेरे पास इसका सॉल्यूशन ये था बच्चे आपके पास कि हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बराबर हो जाएगी म्यू इनटू एन के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 ये Q2, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। और n बता दो किसके बराबर है? ये तो mg के बराबर है। तो म्यू इनटू mg, तो म्यू इनटू mg। तो काके जल्दी बता दो कि म्यू की वैल्यू किसके बराबर है? जल्दी बताओ। तो ये आ जाएगा Q1 Q2 और नीचे बता दो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये L स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? जी क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कैसे +1 और +2 में दोनों जोड़ रहा हूँ। अब इसके लिए तुम मुझसे नाराज भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। यार कोई तो बंदा है जो +1 भी साथ साथ करवा, नाराज भी हो सकते हो। मैंने बोला अरे यार नहीं सर हमने ये क्वेश्चन नहीं करने, हमें सर थ्योरी लिखवाते चलो। अरे काके थ्योरी लिखवाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई, जितने पेज भरने हैं भर लो, लेकिन बेटा अगर वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं निकला बेइज्जती किसकी होनी है? एक बात बताओ, थ्योरी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में, तो सर न्यूमेरिकल के अंदर निकलता ही नहीं है। आज एक बच्चा बोलता है कि सर न्यूमेरिकल सब हो जाता है, डायग्राम नहीं बनाना आता। ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी चीज बस बच्चे ने बोली कि सर सब समझ में आ गया, लेकिन सर आप क्वेश्चन देख के डायग्राम कैसे बना देते? मैं बोलता हूँ जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिजिक्स के अंदर। मैं कार बनाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ ये फीचर होने चाहिए, लेकिन जब तक मैं कार का डिजाइन नहीं बनाऊंगा तब तक काम नहीं हो पाए। क्लियर होगी बच्चे? क्लियर होगी काके? यस सर। यस सर। चलें बच्चे अब आगे की तरफ। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है वो मुझे रोक सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बोले तो मैं उसी की सुनूं। जो बच्चा कहना चाहता है वो कह सकता है। क्लियर है? आगे चले बच्चे? यस सर। यस सर। अब चलते हैं बच्चे, आगे चलते। तो अब अगर हम आगे चले तो मुझे फोर्सेस निकालनी तो आ गई। अब यहाँ पर बच्चे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चे प्रिंसिपल करने वाले, या फिर हम एक चीज डिस्कस करने वाले बच्चे, विच इज नोन एज टू बी दी फोर्स या फोर्स ऑन द चार्ज, द फोर्स ऑन द चार्ज व्हेन द चार्जेस आर डिप्ड
व्हेन द चार्जेस, जब बच्चे हम चार्जेस को क्या करते हैं, व्हेन द चार्जेस आर डिप्ड इन द, व्हेन द चार्जेस आर डिप्ड इन द, व्हेन द चार्जेस आर डिप्ड इन द आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, व्हेन द चार्जेस आर डिप्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स ऑन द चार्ज। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, स्कूल वाले इसी टॉपिक को लिखेंगे फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, वो गलत नहीं कर रहे। देखो जिसको जितनी नॉलेज है काके वो उसके हिसाब से देगा, हम यहाँ पर किसी के बारे में कह नहीं सकते, जिसकी जितनी बच्चे नॉलेज है, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, सब अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं, जिसकी जितनी नॉलेज है वो सक्षम है वो उतनी तो हेल्प करेगा। अगर किसी के पास 10 रुपया बच्चे तो 100 नहीं देगा ना आपको, और जिसके पास 100 है बच्चे वो आपको 1000 नहीं दे सकता, जिसकी जितनी आपके पास एक तरीके से भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो इस वजह से आज भी मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर जब ये डिस्कस कर रहा था तो बच्चे थोड़े से परेशान हो गए थे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि किताबें कुछ और कहती हैं और बच्चे हमारे पास रियलिटी कुछ और है, और किताबें भी अब धीरे धीरे सुधर रही हैं, किताबों ने भी इस कॉन्सेप्ट को उठाकर समझना शुरू कर दिया। तो हमारे पास होता क्या, ध्यान से समझना, इफ द टू चार्जेस, इफ द टू चार्जेस, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 चार्जेस है, if the two charges Q1 and Q2, the Q1 and Q2 are placed, अगर इनको हम प्लेस कर देते हैं, they are placed in the vacuum, they are placed in the vacuum, अगर हम इसको वैक्यूम के अंदर प्लेस कर देते हैं तो what will happen, they exert force on each other, they exert, ये बच्चा हमारे पास exert करते हैं force on each other, force on each other, they force on each other, ये एक दूसरे पे फोर्स क्या करते हैं बच्चे हमारे पास exert करते हैं, they exert force on each other having distance r from each other, having the distance r from each other, having the distance r फ्रॉम आपके पास यहाँ पर ईच अदर, तो ये एक दूसरे पे हमारे पास क्या लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। तो ये फोर्स आपके पास वैक्यूम के अंदर किसके बराबर है, 1/4 पाई आपके पास एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब ध्यान से समझना, इफ अबव 2 चार्जेस, अगर ये ऊपर वाले दोनों चार्जेस हैं, इफ अबव 2 चार्जेस, अगर ये मेरे पास ऊपर वाले जो 2 चार्जेस हैं आर प्लेस्ड, इनको प्लेस कर दिया जाता है, दीज आर प्लेस्ड इन द मीडियम, इनको हम किसी मीडियम के अंदर प्लेस कर देते हैं, then force between the two charges will be, then the force between two charges will be, तो इन 2 चार्जेस के बीच की फोर्स क्या हो जाएगी बताओ, तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स हो जाएगी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, will be, तो this force will be the force in the medium 1 divided by 4 pi into epsilon m multiplied by Q1 multiplied by Q2 divided by r square। कोई विजिबल आपको यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है, कोई विजिबल फर्क आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको यहाँ पर एक विजिबल फर्क नजर आएगा बच्चे, और वो विजिबल फर्क है ऊपर मेरे पास वैक्यूम के लिए क्या है बच्चे, एप्सिलॉन, और मेरे पास यहाँ पर मीडियम के लिए क्या चीज आ गई बच्चे, एप्सिलॉन। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? yes, ऊपर मेरे पास एप्सिलॉन नॉट है और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चे, एप्सिलॉन एम। अब इसको हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं आपस में डिवाइड कर देता हूँ तो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो काके बताओ क्या चीज रह जाएगी, ये वैक्यूम वाली फोर्स न्यूमरेटर में, मीडियम वाली फोर्स डिनोमिनेटर में, 1/4 पाई कैंसिल, और मेरे पास यहाँ पर नीचे आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा
ऊपर मेरे पास एप्सिलॉन एम आ जाएगा। और फिर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर Q1 Q2 आर स्क्वेयर, तो बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो इसका मतलब वैक्यूम और मीडियम की फोर्स किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा और आगे एनालाइज करते हैं, ध्यान से समझिए। मेरे पास यहां पर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव permittivity. So we have the relative permittivity. This is relative permittivity, और आपके पास यहां पर हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम इसको यहां पर क्या बोल देते हैं बच्चे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम इसको यहां पर क्या बोल देते हैं बच्चे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, relative permeability या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर या फिर एक इंग्लिश का लेटर के, और ये किसके बराबर है, दिस इज गिवन बाय एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। नाउ दिस के याद रखना बच्चे, ये हमारे पास यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, तो ये मेरे पास डायमेंशनलेस और दूसरी बात यूनिटलेस क्वांटिटी। सो दिस इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस कांस्टेंट के। हमारे पास के की वैल्यू याद रखना, ये 1 से लेके आपके पास किसके बीच में होती है, इन्फिनिटी के बीच में। इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। जैसे के फॉर द एयर, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, 1। जैसे के फॉर द वाटर, ये मेरे पास 81 आ गया। जैसे के फॉर द ग्लास, जो नॉर्मल ग्लास हमारे आसपास है, ये हमारे पास 3 और 4 के बीच में होती है। और ध्यान रखना, मेटल्स के लिए जो मेटल बॉडीज होती हैं उसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट आ गया। तो अब देखो क्या बात बन रही है, बात ये बन रही है बच्चा हमारे पास कि मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ द वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ द मीडियम। तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह बताओ मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, के आ जाएगा। तो इसकी जगह मेरे पास यहाँ पर के है, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, वो एयर को छोड़ के। इस वजह से हमारे पास फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू आपके पास 1 बाई के टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स इन द वैक्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स इन द वैक्यूम के मुकाबले या हमारे पास मीडियम की फोर्स एक चार्ज पे मैं देखो क्या वर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में जब मीडियम आता है तो एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स होती है वो हमारे पास के टाइम्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये वैक्यूम के मुकाबले हमारे पास के टाइम्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर होगी बात, कोई डाउट इसमें? यस सर। कोई डाउट बच्चे इसमें से, बोलो शाबाश। ऋषि जी आज फिर हमने FE बाय के किया था ऑफलाइन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और मैंने आपको बोला था शाम की क्लास पक्का लगानी, तुम्हारी दौड़े पूरी लगी हुई है, हाँ या ना? तो आपको जो मतलब कि बस एक ही मिलती है या बस चेंज होके मिलती रहती है? चेंज हो गया। अच्छा चेंज हो गया, क्या कोई बात नहीं, तो लड़के हो तो तुम, हम जब लड़के थे बच्चे तो हम वैसे तो सर आज बात कर ली थी जो हाँ, शाम को मिली ना, बस उनसे बात कर ली थी, वो कहते कि आ जा करो 2:45 बजे वहीं पे होते। अरे यार अब ये सिमरत है यहाँ पर ऊना की, मैं चंडीगढ़ से ऊना पढ़ाने जाता था, जो कंडक्टर था वो मेरी वेट करके जाता था कई बारी ना बल्कि हो जाता बच्चे, वो मतलब कि वेट करके जाता था कि उसको पता था कि सर ने जो है ना यहाँ क्लास लगाने के लिए आना है और शाम को जाना है। तो सिमरत मैं ऊना पे आता था तो वो पर्सन जो है ना वो, अच्छा वो उतारते भी वहीं पर है जहाँ पर आपने उतरना होता है। ये ह्यूमन रिलेशनशिप है बच्चे, मैटर करते हैं, बहुत बढ़िया। यही तो चाहिए जिंदगी के अंदर, आपकी ये स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई एक अलग चीज है, बातचीत भी तो करनी आनी चाहिए, तभी तो कुछ बनेगा जिंदगी में। चलो क्या, तो हमारे पास लेकिन एक बात और जगजोत है जिसमें मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा था, और वो क्या थी बच्चे, कि जो फोर्स है ना बच्चे, वो एक चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है वो डिक्रीज होती है।
और हम क्या बोलना शुरू करते हैं, दो चार्जेस के बीच की फोर्स डिक्रीज होगी, दो चार्जेस के बीच की फोर्स डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं, जो एक चार्ज, बाकी बच्चे जो होंगे मैं सुपर पोजिशन के बाद इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि दो चार्जेस को मैंने जब मीडियम में रखूंगा, डिप करूंगा, तो ये चार्ज फील करेगा कि पहले जो उस पे Q2 फोर्स लग रही थी, अब उसकी वो फोर्स क्या होगी बच्चे, उसको लगेगा वो फोर्स डिक्रीज होगी, वो फोर्स K टाइम्स आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। चले क्वेश्चन करके देखें बच्चे, क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कोई हाई फाई थोड़ी ना आएगा, इस पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आ जाएगा। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, इफ द, अगर बच्चा हमारे पास टू चार्जेस, if the two charges in air, if the two charges in the air, ये एयर के अंदर बच्चे क्या करते हैं, exerts the force of 900 Newton, the force of 900 Newton, 900 Newton on each other, on each other, on each other। क्लियर होगी बात? कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी, आपको यहां पर कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेस, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, the force experienced by the charges, by the charges, the force experienced by the charges when dipped in, when dipped in, when dipped in liquid with dielectric constant 81, liquid with the dielectric constant 81, with the dielectric constant 81, with the dielectric constant 81। जल्दी बता दो क्या आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो मेरे पास जो फोर्स है बच्चे, दिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इतनी प्रॉब्लम में क्यों चल रहे, चलो खैर मैं बता देता हूँ। ये फोर्स इन दी वैक्यूम, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपको बताता हूँ फोर्स इन दी मीडियम आपके पास क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये फोर्स हो जाएगी, ये एप्सिलॉन नॉट के, ये के बच्चे अब उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसमें आप फोर्स निकाल दो, और Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, डिवाइड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, R स्क्वायर आ जाता है। अब मुझे करना क्या, मुझे ये बताना है कि अगर ये फोर्स मेरे पास 900 के बराबर है, तो मुझे बताना मीडियम की फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 900 बटा के, और के बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 81। तो बताओ बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो ये मेरे पास आएगा 100/9 न्यूटन। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 100/9 न्यूटन। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं, बहुत आसान है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज करते, थोड़े आसान क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर वो गलत होता है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे की तरफ को लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फोकस करना। इफ टू चार्जेस, अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, वी हैव द टू चार्जेस which are placed in the air, जिनको हमने एयर के अंदर प्लेस किया हुआ है at the distance of 10 सेंटीमीटर, जिनको मैंने एयर के अंदर 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है। they exert a force on each other, they exert a force, ये बच्चे हमारे पास एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं बच्चे, किसके ऊपर, ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है बच्चे, इफ, अगर बच्चे these charges, if these charges, अगर ये हमारे पास जो चार्जेस हैं, if these charges are now placed in medium, placed in the medium with the dielectric constant K is equal to 25,
with K is equal to 25, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर है? 25 के बराबर है। ध्यान से समझना, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 के बराबर है। ध्यान से समझना, आगे चले, समझे बच्चे इसको। नाउ व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम? व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम? अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या नया डिस्टेंस बताना? न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम, so that force in the medium, so that the force in the medium, जो हमारे पास मीडियम के अंदर का फोर्स है, इज इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द फोर्स इन द एयर। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन बच्चे हमको ये कह रहा है कि भाई मैंने उसका मीडियम चेंज करने के साथ साथ उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। क्या पिछले केसेस के अंदर जब आप चार्जेस को मीडियम में लेके जाते थे तो क्या आप डिस्टेंस को चेंज कर रहे थे बच्चे? बताओ, नहीं कर सर। लेकिन अब मैं डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं, और इस डिस्टेंस को चेंज करने से हो क्या रहा है कि जो फोर्स है मीडियम की वो दोबारा से एयर के बराबर हो पा रही है। होगा कोई मैकेनिज्म, तो मुझे बताना है कि उस मीडियम में उसका डिस्टेंस क्या, जरा चेक करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो बड़ा सिंपल सा हो गया। सोल्यूशन देखते हैं बच्चे। फोर्स इन द वैक्यूम, तो ये किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन इस डिस्टेंस को वैक्यूम वाले को होल स्क्वायर कर देते। और फोर्स इन अ मीडियम किसके बराबर होती है काके? तो फोर्स इन अ मीडियम इज Q1 Q2, और नीचे बताओ किसके बराबर है? शाबाश, बताओ किसके बराबर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास आर, जो बच्चे हमारे पास आर है, अब आर बच्चे मीडियम का है और ये चेंज होके इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीडियम क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ गया, और वो ये भी बोल रहा है कि मीडियम के अंदर न्यू डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस चेंज होके नया डिस्टेंस बन जाएगा। और ऐसा करने से हो क्या रहा है? द फोर्स ऑफ द वैक्यूम इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम हो रही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन नीचे मेरे पास क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वैक्यूम का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू आर मीडियम का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, और ये भी कैंसल। अब बताओ बच्चे मेरे पास, तो देयरफॉर आप बताओ आर एम का होल स्क्वायर, आर एम का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है? तो ये हमारे पास किसके बराबर है? आर वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। तो जल्दी बता दो मीडियम के अंदर नया डिस्टेंस क्या होगा, ताकि फोर्स आपके वैक्यूम के बराबर हो जाए। तो डिस्टेंस इन द वैक्यूम, द डिस्टेंस इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन को करने की कौन सी टेक्निक है बच्चे? शॉर्टकट टेक्निक है। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके लिए तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो बच्चे हमारे पास इस बात का आपने क्या ध्यान रखना है? आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपके पास एक कंडीशन है कि जो मीडियम के अंदर चार्जेस हैं उन चार्जेस की हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स के बराबर। आपने मीडियम भी चेंज किया, मीडियम में चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी चेंज किया, ताकि क्या हो सके? फोर्स वैक्यूम के बराबर हो सके। अब बताओ मुझे आर इन द मीडियम बताना है, तो काके बड़ा सिंपल सी बात है, आर इन द मीडियम मुझे बताना है। तो आर इन वैक्यूम किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर, और अंडर रूट ऑफ के कितना आ गया? 25। तो बताओ 25 का रूट कितना होता है? 5। तो आंसर कितने के बराबर आ गया? जल्दी बोलो। 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आंसर कितने के बराबर आ गया बच्चे? नाउ द आंसर इज 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर
2 सेंटीमीटर के बराबर बच्चे हमारे पास है। जी बोलो, क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस क्लियर? सर। कोई बच्चा जिसको Yes, पॉइंट sir. क्लियर ना? क्लियर है? श्योर? Yes, sir. यस घबराना नहीं है, ठीक है? अब तो बार बार कहने की जरूरत ही नहीं होती है, फिर भी बच्चा डरता है, कहता है कि मैं अगर बात करूंगा तो सामने वाले बंदे को बुरा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर बात नहीं करोगे शायद तब बुरा लग जाए, लेकिन बात करोगे, कहते हैं ना कि साइलेंस से ज्यादा डर लगता है एज कम्पेयर टू बोलचाल से। बोलचाल में पता तो लगता है सर थोड़ा सा और समझा दो, ऐसा कर दो। और ये बच्चा हमारे पास शॉर्टकट टेक्निक भी है, ये मेरे पास शॉर्टकट टेक्निक भी है। इस टेक्निक को लगाकर अब आप इस जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्योंकि IIT JEE एडवांस में हो रखा आपके पास आया हुआ है, बेटा मैं टाइम लूंगा उस क्वेश्चन को करवाने में। मैं ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन मुझे खुद एक आ जाता है ना कि यार मैं इस टाइम पे करवाऊंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार इस बच्चे को अब समझ में आ गया। कोई बात नहीं, हम टाइम ले लेंगे पर करेंगे जरूर। अब देखो बच्चे हम यहाँ पर क्या देखते हैं। सर हमें अलग अलग मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद भी नहीं बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे ये 0 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। बच्चे कितना याद कर लोगे? सिर्फ कुछ एक का याद होना चाहिए, जैसे वाटर का 81, ग्लास का 3 to 4 और मेटल्स का खासकर याद होना चाहिए इनफाइनाइट। मेटल्स का क्या है बच्चे? इनफाइनाइट। सर ज्यादातर तो क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चे, बिल्कुल गिवन होगा, और टेंशन मत लो खाके। अब बच्चे मैं आपको एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, और ये फॉर्मूला बच्चे कूलम्स लॉ ऑफ द मल्टीपल मीडियम, द कूलम्स लॉ इन मल्टीपल मीडियम। अभी तक आपने या तो एयर के लिए देखा या एक सिंगल मीडियम के लिए देखा, और ये मेरे पास Q1 चार्ज है और ये मेरे पास Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का कुछ एक डिस्टेंस है, और इसमें अलग अलग मीडियम। ये मेरे पास एक अलग अलग मीडियम है। मेरे पास यहाँ पर पहला मीडियम, ये पहला मीडियम है, ये डिस्टेंस R1 तक है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। फिर मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा मीडियम आ गया, ये डिस्टेंस मेरे पास R2 आ गया और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 आ गया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये तीसरा मीडियम आ गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, और इसकी जो विड्थ है या इसके जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो R3। तो R1 डिस्टेंस तक मुझे अलग मीडियम मिल रहा है, R2 डिस्टेंस में एक अलग मीडियम मिल रहा है, और R3 डिस्टेंस के अंदर मुझे अलग मीडियम मिल रहा है, और तीनों के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन मैं पता है कहां पर पूछता हूँ? जब मैं खुद किसी टीचर से इंटरव्यू, मतलब कि कई बार होता है, वैसे मैंने आपको बताया सब नॉलेजेबल होते हैं, बट कई बार होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं और टीचर की इंटरव्यू लेनी होती है तो ये क्वेश्चन मैं पक्का पूछता होता हूँ, ठीक है? बतलीक मत कर देना इसको, ठीक है? तो इसके अंदर मल्टीपल मीडियम के अंदर फोर्स कैसे लगेगी? अब ये कैसे लगेगी यार, ये कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा। तो इसके डेरिवेशन तो मैं आपको बता नहीं सकता बच्चे, या बताने की जरूरत ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 डिवाइडेड, मेरे पास पहला मीडियम K1 R1, तो अंडर रूट ऑफ K1 into R1। अंडर रूट सिर्फ K के ऊपर आएगा, R के ऊपर नहीं आएगा। सेकंड, दूसरा मीडियम है R2 मल्टीप्लाइड बाई K2, तीसरा मीडियम है R3, और बच्चे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बच्चे? K3, और इन सबको ऐड करके इकट्ठा करके इन सबका स्क्वायर कर लो और आपके पास आंसर। ऐसा करने से आप दो चार्जेस के बीच में अगर बहुत सारे मीडियम भी प्रेजेंट हो, हजारों लाखों करोड़ों जितने मर्जी, तो भी बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर इनके बीच की फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, इनके बीच के फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। करके देखते हैं बच्चे, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर्मूला बच्चे अब याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, मेरे पास मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास एक चार्ज आ गया Q1 और मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया Q2,
2 और इनके बीच का कोई डिस्टेंस है बच्चे, इनके बीच का कोई डिस्टेंस है और मेरे पास यहाँ पर आपके पास कुछ डिस्टेंस तक, यानी कि बच्चे हमारे पास ये t डिस्टेंस तक इनका टोटल डिस्टेंस r है काके, ठीक है r है, ये बताना मैं भूल गया, और मेरे पास t डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के बराबर है और बच्चे बाकी के डिस्टेंस में मेरे पास एयर है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहाँ पर मेरे पास क्या आगे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एयर है। यहाँ पर एयर है, इतने डिस्टेंस तक मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, एयर आ गई। मेरे पास इतने डिस्टेंस तक आपके पास क्या आ गई बच्चे, एयर आ गई। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एयर आ गई। Now this is the air, ये मेरे पास एयर है और यहाँ पर मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। Now this is the डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब मुझे बताना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स क्या होगा। देखने में खतरनाक है, करने में भी खतरनाक है क्या, जरा देखें तो बताओ फोर्स कैसे निकालोगे। F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 into Q2 और इनके नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास T थिकनेस तक बच्चा हमारे पास पहला K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ब्रैकेट और यहाँ पर T अंडर रूट ऑफ K और दूसरे के अंदर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, ये मेरे पास R माइनस टी, तो मेरे पास यहाँ पर R माइनस टी और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है, 1, 1 का रूट 1 होता है तो ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इसका आपके पास क्या हो गया जी। बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन, बताओ क्लियर हो गया क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन है, देखने में सर मुश्किल है लेकिन करने में तो बहुत इजी है। देखने में मुश्किल है सर, करने में बहुत इजी है। तो हम इस तरीके से अपने लेवल को क्या करते हैं बच्चे, एनहांस करते हुए जाते हैं, हम करते जाते, क्वेश्चन जितने करते जाएंगे हमें उतना अंदाजा होता जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है बच्चे आपको, ये पॉइंट क्लियर है बच्चे। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बच्चे, अब मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप क्वेश्चन को कर पाओगे और मेरे पास यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर वी हैव, मेरे पास यहाँ पर है वी हैव 2 चार्जेस, मेरे पास 2 चार्जेस हैं बच्चे सस्पेंडेड इन द एयर, वी हैव द 2 चार्जेस सस्पेंडेड इन द एयर, सस्पेंडेड इन द एयर आपके पास द चार्जेस, जो मेरे पास यहाँ पर चार्जेस है, द चार्जेस हैज द मास, चार्जेस का मास बच्चे हमारे पास m kg का, चार्जेस का मास m kg का एंड डेंसिटी, और बच्चा आपके पास डेंसिटी रो kg पर मीटर क्यूब है, इसके डेंसिटी चार्जेस के रो kg पर मीटर क्यूब है एंड दे कंटेन्स एंड कंटेनिंग, और बच्चे कंटेन कर रहे हैं चार्ज क्यू ईच एंड कंटेनिंग चार्ज एंड कंटेनिंग द चार्ज क्यू ईच। यहाँ पर मेरे पास इन दोनों के बीच में कितने का चार्ज है बच्चे, आपके पास क्यू का चार्ज आ जाता है। इन दोनों के बीच में बच्चा हमारे पास कितने का चार्ज आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर क्यू का चार्ज आ गया, काम खत्म। नाउ द स्ट्रिंग कंटेनिंग द 2 चार्जेस, जो स्ट्रिंग है हमारे पास कंटेनिंग द 2 चार्जेस, द स्ट्रिंग कंटेनिंग 2 चार्जेस, द स्ट्रिंग कंटेनिंग 2 चार्जेस, यहाँ पर जो 2 चार्जेस स्ट्रिंग कंटेन कर रहे हैं मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा, ये हमारे पास एंगल थीटा बना देती है किसके साथ बच्चे, विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल। ये हमारे पास समझने की कोशिश करें। मेरे पास यहाँ पर आपके पास ये सीलिंग है, एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज आपके पास यहाँ पर है और हमारे पास यहाँ पर ये दोनों चार्जेस वर्टिकल के साथ सेम एंगल थीटा और थीटा बना रही है। मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस का, ये भी बच्चा आपके पास प्लस का, यहाँ पर इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी Fe के, नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या लग जाएगी बच्चे, mg। और मैंने बार बार आपको एक चीज बोली है बच्चे, और वो ये बच्चे हमारे पास कि यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होती है, ध्यान से समझिए। यहाँ टेंजेंट थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइड बाय वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स
डिवाइड बाय द वर्टिकल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइड बाय द वर्टिकल फोर्स। तो मेरे पास एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और दूसरी बच्चे वर्टिकल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स Fe है, वर्टिकल फोर्स mg है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, पर हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगी? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी? mg। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? नंबर 1। ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आ जाएगी बच्चे? नंबर 1 इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे चलो और समझो, अब आगे चलो और समझो बच्चे, देखना बड़े आराम से बच्चे चलना है। और वो टीचर क्या बोल रहे, इफ अगर बच्चे हमारे पास these चार्जेस, अगर ये चार्जेस, इफ these चार्जेस आर इमर्स्ड, इन चार्जेस को मैं इमर्स कर देता हूं बच्चे इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, in the liquid of density sigma, मैं इन दोनों चार्जेस को सिग्मा डेंसिटी के लिक्विड में इमर्स कर देता हूं। तो होता क्या बच्चे हमारे पास? the angle with vertical does not changes, the angle with vertical does not changes। अब यहां पर वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो बच्चे हमारे पास चेंज नहीं होता है। दिस डज नॉट चेंजेस, ये हमारे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जो हमारे पास वर्टिकल के साथ एंगल है ये अभी भी बच्चे हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपकी एक आ गई लेंथ, ये हमारे पास लेंथ आ गई, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों चार्जेस को मैंने किस में प्लेस कर दिया? एक मीडियम के अंदर। हमारे पास मीडियम के अंदर आपके पास इसको प्लेस कर दिया, ये मीडियम आ गया। और ऐसा करने से इन चार्जेस के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ, जबकि कायदे से ये एंगल कम हो जाना चाहिए था। बताओ एंगल क्यों कम हो जाना चाहिए था? बताओ शाबाश। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने से इनकी रिपल्शन वीक होगी, तो इनको पास आना चाहिए। तो हमारे लिए तो एंगल डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एंगल वर्टिकल के साथ चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। मुझे इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, मुझे इस लिक्विड का क्या बताना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जी सिमरत बोलो। सर एक्चुअली ना भी हमारी मैथ्स की क्लास, चलो ठीक है, आई एम सॉरी, मैं इसको कल कंटिन्यू करता है। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर। मैं इसको Thank कल you, sir. कंटिन्यू